सीज फायर और एक इंटरनल मैटर को यूएनओ में उठा दिया गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इतिहास के तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत। लोकतंत्र का मंदिर है वह आरएसएस का मुख्यालय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा 51 के तहत अगर दोनों पक्ष में सहमति रहती तब उसके आधार पर आवेदन दिया जा सकता था। ये प्रावधान है चार्टर का। तो भारत सरकार तत्कालीन धारा 35 के तहत उसने आवेदन दिया, भारत का पक्ष। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना जो एक्शन लिया, जो निर्णय दिया, वो चार्टर की धारा 34 के तहत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था, आप G20 का सम्मेलन कर करके एक अध्यक्षता करने का आपको रोटेशन में अधिकार मिला, तब तो आप पूरा दुनिया के अंदर में और देश के अंदर में इसको इवेंट बना रहे थे। तो सच को सच कहिए। आप वैसे लोगों की जमात में हैं जिसको इस देश की आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो कम से कम यूएनओ चार्टर पढ़ लीजिए, तब देश के पार्लियामेंट में ज्ञान दीजिए। बैकवर्ड क्लास के लिए काफी अच्छा रहेगा ये जो बिल आया है। अरे क्या बोल रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 4 जाति है, युवा, किसान, मजदूर, छात्र। आई बोलते हैं बैकवर्ड। ये अद्भुत स्थिति है भाई, ये अद्भुत ज्ञान हो रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर वाले कुछ बोलते हैं और जो तड़ी पार है वो अलग ज्ञान दे रहे हैं। तो तड़ी पार आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों के विचार में मतभेद क्यों है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया है, रेवती रेड्डी बनेंगे वहां के मुख्यमंत्री, कैसे देखते हैं? देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवती रेड्डी जी का बनना तय है, लेकिन हम यह उम्मीद जरूर करेंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्षेत्रीय भावना को भड़काने का, विभाजनकारी रेखा को खींचने का, इसका तो राजनीति का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी का है। वैसे कोई मुद्दे जो राज्य की अस्मिता से जुड़े हुए हों, जो आम लोगों की अस्मिता से जुड़े हुए हों, कम से कम ऐसे बयान से आपको बचना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी की लड़की है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने एक किताब लिखा और कहा है कि प्रणब मुखर्जी ने बहुत सी बातें राहुल गांधी को लेकर कही थी कि जिस आदमी को एएम और पीएम नहीं समझ में आता वो पीएम को कैसे संभालेगा, और अभी भी मेच्योरिटी बहुत आनी बाकी। अभी तो किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी, अब न प्रणब मुखर्जी जी जीवित हैं, न उनके बारे में जो लेखनी है उसकी सत्यता की कोई की पुष्टि कर सकता है। लड़की है वो नहीं, ठीक है, तो किसी हमारा बेटा जो कह रहा है वही सही मेरे बारे में है। भाई, देश का गांधी परिवार, एक बात तो स्पष्ट रखना होगा ना, हमारे वैचारिक मतभेद रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा है, और राहुल गांधी जी क्या हैं नहीं हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर जो लड़ाई लड़ा है उस व्यक्ति ने पार्लियामेंट के अंदर में, और जिस तरीके का मोदी सरकार ने व्यवहार किया, न्यायालय से उनकी जीत हुई, और भारत जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम उनका रहा, वह निश्चित रूप से आज की नई पीढ़ी के लिए तो प्रेरणा स्रोत है कि गांधी परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 35 किलोमीटर चल रहा हो और लोगों से मिल रहा हो, लोगों से सीधे तौर पर संवाद कर रहा हो, उस परिवार का, जिस परिवार के दो परिवार के सदस्य सुरक्षा घेरा रहते हुए भी आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गया, तो उसके शौर्य और साहस को तो सलाम करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ की जितने भी लोग विधानसभा सीट थी हम लोग हार गए, और 2024 के लिए 29 सीट जो मध्य प्रदेश में, उसकी तैयारी यहीं से मैं शुरू करूँगा। बड़ा सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के तमाम राजनीतिक सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ के इंचार्ज माननीय सुशील मोदी जी थे। सुशील मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए जिम्मेवार थे। चुनाव परिणाम खिलाफ आया तो माननीय सुशील मोदी जी, आप इसकी जिम्मेवारी नैतिक ले रहे हैं कि नहीं?
अपनी पार्टी के अंदर कि हमको जिम्मा मिला 100 का 100% छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी हार गई। जी, एक जांच में बातें सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के 80 मदरसा को 100 करोड़ से ज्यादा विदेश से फंडिंग हुई है। नहीं, अब उस भाई कौन जांच किया? जांच एसआईटी का क्या प्रमाण है? आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय क्या कर रहा है भारत सरकार का? भाई ये तो आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय का काम है। अगर विदेश से फंडिंग हो रहा है, वो भी अगर गलत तरीके से हो रहा है तब, नहीं तो एनजीओ को भी फंडिंग होता है, ऐसा नहीं है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि वहाँ के एसआईटी आपने बनाया, उसके साक्ष्य क्या है? वह विदेश का फंडिंग कौन कर रहा है? क्या उसका कोई दुनिया के अंदर आतंकवाद से संबंध है या धर्म की बुनियाद पर वो कर रहे हैं? तब उसको आप कैसे रोकिए? विश्व हिंदू परिषद के नाम पर पूरी दुनिया से कलेक्शन सेंटर बना लीजिएगा, कलेक्शन सेंटर बना लीजिएगा, उसका ब्यौरा भी नहीं दीजिएगा देश को। ये जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच का फिक्स मैच है, वहाँ चुनाव होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। भाई धारा 370 हटने के बाद, नोटबंदी लागू होने के बाद केंद्र सरकार यह बार बार दावा कर रही थी कि आतंकवाद जैसी चीजें नस्ते नाबूद हो गई। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो लोगों को हिस्सेदार बनाइएगा ना, क्यों नहीं चुनाव होगा भाई? जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है और जम्मू कश्मीर आप राजनीति का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए वोट के अधिकार का नहीं हासिल है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अब तक वहां चुनाव नहीं कराई है? कब चुनाव कराएगी, कब लोकतांत्रिक अधिकार देगी, ये तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी